वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस के प्रैक्टिस सेट का। तो आज उसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जो कि आपका यूथ बुक से लिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए साथ साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना 5 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, किसके द्वारा किया गया था बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल जो थे इन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापना किया था। आजीवक संप्रदाय जो है वो नियतवाद या फिर भाग्यवादी सिद्धांत पर आधारित है। आजीवक संप्रदाय पौरुष कर्म और उत्थान की अपेक्षा भाग्य या नियति को अधिक बलवान मानते थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अकबर की माँ का क्या नाम था। हमीदा बानो, नूर बानो, मरियम बानो, नरगिस बानो। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा अकबर की अगर बात करें तो इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, जो कि ये किसकी पत्नी थी, तो हुमायूं की पत्नी थी। और अकबर जो था वो हुमायूं का ही लड़का था, ठीक है, अकबर। तो हम इनकी माँ का नाम क्या था, माँ का नाम जो था हमीदा बानो बेगम था। ये तीसरे मुग़ल बादशाह अकबर जो थे उसकी माँ थी, ठीक है। ये भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध जो मुग़ल बादशाह हुमायूं हैं उनकी पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम ने ही नई दिल्ली में दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण भी करवाया था। तो दीन पनाह आए पूछा जाए किसने निर्माण करवाया था, तो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था निर्माण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ए पार्ट, नारायण गुरु ने कहा एक धर्म एक जात और मानवता का ईश्वर। ये नारा था जो नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। नारायण गुरु एक भारतीय समाज सुधारक हैं, कवि और हिंदू सिद्ध संत हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में नहीं था। देखिए कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो कब आया था, वर्ष 1946 में। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, एटली था। तो उसने भारत में एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा जिसमें 3 लोग थे। कौन कौन था उसमें, था पैथिक लॉरेंस, तो पैथिक लॉरेंस थे उसमें, ठीक है। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, इसके अलावा एबी अलेक्जेंडर थे, लेकिन उसमें साइमन नहीं था। तो यही आंसर है। साइमन कमीशन जो है 1927 में बना था। तो ये एक कमीशन था जो 28 में आया था भारत में, ठीक है। और इसका विरोध भी खूब हुआ था। और इसके अलावा ये तीनों जो हैं किससे संबंधित हैं, तो कैबिनेट मिशन जो बना प्लान उससे संबंधित हैं, जिनको भेजा गया था। मिशन का उद्देश्य क्या था, भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय और संभावना की तलाश को करना था। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल राइट है। युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। युगांतर आश्रम का मुख्यालय जो है ये भारत के बाहर सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। स्थापना किया गया था सैन फ्रांसिस्को। इस आश्रम का अपना प्रेस और एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका नाम था गदर। और ये उर्दू, पंजाबी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होता था। इसका साप्ताहिक प्रकाशन कब से शुरू हुआ, तो 1913 से शुरू हुआ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, किस वाद में भारत को सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो थे मलबा तो उनके द्वारा जो है कौन सा वाद था जिसमें मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो वो वाद था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ठीक है। केशवानंद वाद था, जो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ ने हो गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विरोध में था। और ये 1973 का मामला है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ और इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों के पीठ ने निर्धारित किया था कि संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों का संशोधन करने के लिए उतनी ही सक्षम है जितनी कि संविधान में किसी अन्य भाग का जो है संशोधन किया जा सकता है। और आधारभूत ढांचे का उल्लंघन और अतिक्रमण नहीं कर सकती संसद जो है संविधान में संशोधन करके। तो ये भी इसी बात यही
जो हुआ था केशवानंद भारतीवाद में बातें कही गई थी। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी, ये किस जो है अनुच्छेद में ये बातें कही गई हैं? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो 343 जो अनुच्छेद और राजभाषा से संबंधित है, उसी में 343 के एक में कहा गया संघ की राजभाषा से संबंधित। और 343 एक में बंद करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो उसकी होगी देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार किसमें सम्मिलित हैं? मानव अधिकार की बात करेंगे तो सार्वभौमिक जो उनके घोषणा के अधिकतर अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 और भाग 4 में सम्मिलित है। भाग 3 जो कि मूल अधिकार से संबंधित है, ठीक है, और भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो इसी में जो है सार्वभौम घोषणा के अधिकतर अधिकार जो है इसी में सम्मिलित किया गया है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो लोकसभा की जब बात करेंगे तो उसमें टोटल 84 स्थान हैं जो आरक्षित किया गया है अनुसूचित जातियों के लिए। अनुच्छेद 330 की बात करेंगे तो उसके तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यवार संख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आरोही क्रम में कौन सही है, इनमें से बताना है। ठीक है, आरोही क्रम में अगर हम देखें तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। तो आरोही क्रम की बात करें तो सबसे छोटी नगर पंचायत होती है, इससे बड़ी नगर पालिका परिषद होती है और इससे बड़ी नगर निगम होती है। तो ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन की, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो इसके द्वारा भाग 9 में का जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें नगरों में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कितने विषय हैं? टोटल 18 विषय रखा गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले शुष्क पवनों को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसको हरमट्टन के नाम से जाना जाता है। जो सहारा मरुस्थल में पश्चिम की ओर शुष्क पवनें चलती हैं उत्तर पूर्व से पूर्व पश्चिम की ओर, उनको हरमट्टन पवन कहा जाता है। ये पवन जो है मुख्य रूप से दिसंबर से फरवरी तक बहती हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, निम्नलिखित में से बताना लंबाई के अनुसार नदियों की लंबाई के अनुसार कौन सा अवरोही क्रम है? मतलब कि इसमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी तो भारत की देखेंगे तो गंगा हो जाएगा। ठीक है, गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, सबसे लंबी नदी भारत की। इसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सी नदी आती है? तो सेकंड नंबर पर गोदावरी आती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर टोटल। तो सेकंड नंबर पर ये आ जाएगी। फिर इसमें आ जाता है कृष्णा नदी, इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसके बाद फिर महानदी आ जाएगा और महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम में। गंगा नदी की बात करें तो ये उत्तराखंड से उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और इसकी अगर हम बात करेंगे गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी का नाम क्या है? तो वो है यमुना नदी। और यमुना नदी की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें जो गोदावरी दिया गया है, गोदावरी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट इसका करेक्ट है। अब इसमें से चारों में से बताना था, 4 में यही सही है जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, भारत सरकार ने खनिजों के भंडार की खोज करने के लिए निम्न में से किस संस्था की स्थापना की है? तो उस संस्था का नाम क्या है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है। तो यहाँ पर इसके लिए ये तीनों जो है क्या है, संस्था की स्थापना किया गया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके अलावा खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड भी है।
ठीक है, बहुत सारे इसमें जो है खनिज भंडारों की खोज के लिए संस्थाओं की स्थापना की गई है, तो आंसर यहाँ पे इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 देखना है, मिलान करना। ठीक है, जनजातियों के नाम और किस राज्य में निवास करती हैं ये बताना। जैसे कि इसमें दिया गया है टोडा जनजाति, जारवा जनजाति, गरासिया और असुर जनजाति। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना। ठीक है, तो टोडा क्या तमिलनाडु में पाई जाती हैं, तो बिल्कुल ये सही है, तमिलनाडु में ही होती हैं। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो जारवा जनजाति की बात करेंगे तो ये मिलती हैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार। यहाँ पे झारखंड दिया गया जो कि गलत हो जाएगा। गरासिया जनजाति की बात करें तो ये राजस्थान में प्राप्त होती हैं, राजस्थान में मतलब रहती हैं, निवास करती हैं, तो ये सही है। और असुर जनजाति छत्तीसगढ़ में रहती हैं क्या, तो असुर जनजाति जो निवास करती हैं झारखंड में निवास करती हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिया जो कि गलत है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा चौथा गलत है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मुख्य केंद्रीय भ्रंश निम्न में से किस हिमालय क्षेत्र को अलग करता है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो है ये क्या है, यह मुख्य केंद्रीय भ्रंश या फिर इसको थ्रस्ट कहते हैं। देखिए इंग्लिश में MCT, मुख्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिमालय क्षेत्र में एक प्रमुख जो है क्या है, भूगर्भीय भ्रंश है, जो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच सीमा को दर्शाता है। यह हिमालय की भूगर्भीय संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा खतरा किससे जुड़ा है, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या पर्यावरण प्रभाव से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया ऑप्शन स्वास्थ्य जोखिम, नैतिक मुद्दे या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर यहाँ पे उपरोक्त सभी से हो जाए, इन सभी से जुड़ा, पर्यावरण प्रभाव से भी, पर्यावरण क्षेत्र में इससे नुकसान है, खतरा है। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैतिक मुद्दा है उनमें, तो इन सभी में जो है इसका क्या है, प्रभाव है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दिया गया, ऑटोक्लेव में किस तापमान पर स्टेरिलाइजेशन होता है। अब ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन के लिए जो है सबसे सामान्य और मानक तापमान माना गया है 1 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है। यह तापमान आमतौर पर 15 psi के दबाव पर जो है क्या है, प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जैव सूचक का मुख्य उपयोग क्या है। तो जैव सूचक के मुख्य उपयोग की बात करेंगे तो ये रोग निदान और पर्यावरण निगरानी में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये पड़ता है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर यह पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी तट पर जो है स्थित है। और इसे जो है सितंबर 2002 में इसरो के अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर सतीश धवन, उनकी याद में यह जो है नाम दिया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये इसरो के कब अध्यक्ष रहे थे, तो 1984 से लेकर 1992 तक जो है अध्यक्ष रहे थे सतीश धवन जी इसरो के। और ये इसरो का क्या है, मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है, मुख्य यहाँ से प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से उपग्रहों को प्रक्षेपण किया जाता है, तो प्रक्षेपण केंद्र है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का परीक्षण तथा ठोस रॉकेट प्रणोदन का उत्पादन भी किया जाता है। और इसरो की बात करते हैं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित अंतरिक्ष यान और उसका प्रयोजन दिया गया। ठीक है, सही सुमेलन यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, दिया गया है कैसेनी हाइगेंस मैसेंजर वायेजर 1 और 2 इसमें से, और कैसेनी हाइगेंस के बारे में बताया, शुक्र की परिक्रमा करना और 10 आंकड़ों का पृथ्वी तक संचालन करना। क्या ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कैसेनी हाइगेंस जो है अंतरिक्ष यान को यह शनि ग्रह के लिए जो है भेजा गया था अध्ययन के लिए, नासा के द्वारा भेजा गया है। कब भेजा गया है, 1997 में भेजा गया था। और जो ये 2005 में क्या हुआ, 2005 में ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ, तब से ये इस यान के द्वारा
जानकारियों से शनि ग्रह के संबंध में कई जो है रहस्य उद्घाटन हुआ है। और तो ये गलत हो जाएगा। मैसेंजर जो है बुध का मानचित्रण और अन्वेषण करता है, तो ये सही है। और वाइजर 1 और 2 क्या है, ब्रह्मांड में सौर परिवार का अन्वेषण करता है, तो ये भी सही है। तो आंसर दूसरा और तीसरा सही है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमें यहाँ पे दिया गया है कथन और कारक, और उसको मिलान करके बताना है क्या सही है क्या गलत। कथन दिया गया आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण दिया गया कि वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब क्या ये दोनों सही है? क्या ये दोनों सही है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए सही है। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण इसका जो दिया गया कि वर्तमान सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि विकास न केवल आर्थिक अपितु एक सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया है, इसलिए आर्थिक विकास के बहुआयामी उपागम है जो लोगों को जीवन के मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित करती है। वर्तमान भारत सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों के साथ सामाजिक आधारभूत संरचना, कौशल, शिक्षा आदि बृहत उपागम के उत्थान के विषय में भी कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे दिया गया है कि एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया। एगमार्क एक्ट जो है किससे संबंधित है, तो कृषि उत्पादन जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, कृषि उत्पादन से संबंधित है, जो कि ये 1937 में बनाया गया था। इस एक्ट के तहत उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करके मानक निर्धारित किया जाता है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह क्या है, तो क्योंकि वह अधिक रोजगार और अवसर उत्पन्न करते हैं, इसलिए करना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दिया गया भारत में मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से शुरू हुई। ठीक है, मुद्रा प्रणाली जो है करेंसी सिस्टम में डेसिमल सिस्टम कब से शुरुआत हुआ, वो डेट बताना। तो दशमलव सिस्टम जो डेसिमल सिस्टम है ये 1 अप्रैल 1957 से आया, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जिसे नया नाम दिया गया पैसा, यहीं से पैसा आया। 1 जून 1964 से दशमलव प्रणाली को आधार बनाकर नया पैसा को पैसा में परिवर्तित कर दिया गया। पहले इसका नाम नया पैसा, फिर 64 में इसका नाम बदलकर पैसा कर दिया गया। निम्न में से कौन सी एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी इसमें से व्यापारिक संस्था है। सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था कौन सी है इसमें से, तो क्या भारतीय खाद्य निगम है, खनिज एवं धातु व्यापार निगम है। तो दिए गए विकल्प में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में किया गया था। 1963 में किया गया था। मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में। तो दोनों चीज़ें याद रही है। खनिज एवं धातु व्यापार निगम सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है, बाकी ये सभी उससे छोटी हैं। चलिए ग्रीन पीस शांति क्या है, हरित शांति क्या है। ग्रीन पीस की अगर बात करेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण में संबंधित गैर सरकारी संगठन है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में किया गया था। अमेरिकी पर्यावरण कार्यकर्ता थे इरविग व डोरोथी स्टो। ठीक है, डोरोथी स्टो ये थे, इनके द्वारा कनाडा में किया गया था। ठीक है, कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी। तो तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं। प्रथम पोषक के स्तर के अंतर्गत शाकाहारी जंतु आते हैं, मांसाहारी, सर्वभक्षी या फिर हरित पादप आता है। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है हरित पादप। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि परितंत्र में हरे पौधे जो है सूर्य से सीधे ऊर्जा ग्रहण करके उसे खाद्य में बदलते हैं। तो ऐसे पौधे खाद्य पिरामिड के एकदम बुनियादी अथवा प्रथम खाद्य स्तर पर होते हैं, और वो होते हैं कौन, पौधे होते हैं। ठीक है, और जो पौधों को खाते हैं वो द्वितीय स्तर में आते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक द्वितीय खाद्य स्तर पर होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और खाद्य पिरामिड में मांस भक्षी जो होते हैं प्राणी, ये तृतीय खाद्य स्तर होते हैं। तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बलुई और लवणीय क्षेत्र का एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है।
ये पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है इंडियन वन्य गधा के बारे में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि अभी हम बात करेंगे तो ये विलुप्त होने की कगार पर श्रेणी में रखा गया है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है क्या? दूसरा है, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या सही है इसका? तो रेड पांडा की बात करेंगे तो उच्च तुंगता के वर्षा वनों में पाया जाता है, मुख्यतः नेपाल, उत्तरी पूर्वी भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी म्यांमार और दक्षिणी चीन में पाया जाता है। जबकि स्लो लोरिस जो है पूर्वोत्तर भारत, चीन के युवान प्रांत, बर्मा, जावा द्वीप के कुछ विस्तृत क्षेत्रों में पाया जाता है। इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। आंसर यहाँ पे क्या है? केवल 2। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब लागू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे दिसंबर 1997 में क्योटो में जापान में अपनाया गया था। जापान का एक शहर है क्योटो, वहीं पर हुआ था। इसे लागू कब किया गया था? तो 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। ठीक है। इस प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों को 1990 स्तर की तुलना में कम से कम 5.2% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य दिया गया था। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण अभिक्रिया की दिशाएं इसमें से सम्मिलित हैं? तो आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण की भविष्य की दिशाओं में इसमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं, हरित सौर संरचना, मैंगो पुनर्स्थापना, समावेशी दृष्टिकोण, ठीक है, सर्व समावेशी दृष्टिकोण, विकलांग यंग महिलाएं, बुजुर्ग को केंद्र में रखना, एंटी फ्रेजाइल सिस्टम, आपदा के बाद पुनर्प्राप्ति का अनुकूलन क्षमता, डेटा संचालित निर्णय, बिग डेटा व एआई उपयोग आदि सभी होते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सभी सही है इसमें जो दिया गया। चलिए, क्वेश्चन में अगला हमें मिलाना सही सुमेलित करना है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसडीएमए और एनडीएमए। एसडीआरएफ में फुल फॉर्म इसका दिया गया है बेसिकली। एसडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? एसडीआरएफ का फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो एक का दूसरा हो जाएगा। एनडीआरएफ का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो बी का पहला हो जाएगा। एसडीएमए का क्या है? तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और एनडीएमए की बात करते हैं तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। इस प्रकार ये सही है। आंसर क्या है? बी ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया की बात करेंगे तो इसमें से जो ऑप्शन दिया जा रहा है इसमें ऑप्शन ए सही है, धारवाड़ युग। वर्तमान में अगर हम देखें तो बैरन द्वीप एक है, बैरन द्वीप, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है बैरन द्वीप? ये बंगाल की खाड़ी में ज्वालामुखी की क्रिया देखने यहाँ पे मिलती है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इनमें से पारिस्थितिक तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता इत्यादि कारक जो हैं पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दिया गया है जो पोषण स्तरों की कम संख्या, ये जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है जिससे जैव विविधता में कमी आती है। तो ये क्या है? यहाँ पे बढ़ोतरी पूछा गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या है? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। एक बात बताए, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस कब मनाते हैं? तो हर वर्ष मनाते हैं 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, नेपाल एवं भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेब का उद्देश्य क्या है? किसको संरक्षण करना? तो सेब का फुल फॉर्म क्या है? सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटेंशंस। ये कार्यक्रम चलाया गया है एशिया में समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए। सेब, तो वल्चर्स गिद्ध हो जाएंगे। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? मानव जीनोम प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ये इसका उद्देश्य है जो है मानव डीएनए की पूरी मैपिंग करना, ये इसका नेक्स्ट उद्देश्य है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन,
आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई? आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा हुई थी 12 मई 2020 को, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का नाविक सिस्टम जो है किस प्रकार की तकनीक का उदाहरण? तो नाविक सिस्टम जो भारत का ये द्विअनुपयोगी स्पेस टेक्नोलॉजी को एक उत्कृष्ट उदाहरण है, अर्थात नाविक का उपयोग नागरिक भी करता है और सामरिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, डुअल स्पेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किसने किया? तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में निर्भरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया के क्षेत्र के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य है आयात को कम करना और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना। तो आयात कम करना और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाना इसका मेन लक्ष्य है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो उस युवा क्रिकेटर का नाम क्या है? उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन हुआ है। इसे किसने विकसित किया है? तो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र है, इसका उद्घाटन दिसंबर 2025 में, जो कि आईआईटी पटना के द्वारा विकसित किया गया है यहाँ पे, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया है, जिसको सीडैक कहते हैं, जो पुणे में स्थित है। और ये कहाँ पर लगाया गया है? तो आईआईटी पटना में जो है इसको स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। चलिए, विश्व एथलेटिक पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? तो उसका नाम है मोंडो डुप्लांटिक्स, जिसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक पुरस्कार से चुना गया है। और ये कहाँ का है? तो ये है स्वीडन का, ठीक है, स्वीडन का है। आंसर सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान के संस्करण का विमोचन किया? तो ये किया गया है संथाली भाषा में। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, संथाली भाषा में भारतीय संविधान का संस्करण का विमोचन किया। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? रोलिंग बजट की बात करेंगे तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पेश किया है। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा जो रोलिंग बजट अपनाएगा। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है। इसमें क्या है, रोलिंग बजट में क्या है कि अगले 3 साल तक के लक्ष्य जो है सिर्फ तय किया जाता है, तो उसको कह देते हैं रोलिंग बजट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अगला, हिंदी से क्वेश्चन, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो ये पत्र अगर आपको लिखना है तो थाना में लिखेंगे, थाना अध्यक्ष महोदय को। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, थाना अध्यक्ष महोदय। किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ तालु होता है? कंठ तालु की बात कर रहा है तो यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा अय, ए अय। तो अय जो होता है वो क्या होता है? कंठ तालु होता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, यशोदा का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? कैसे होगा? यशः प्लस दा, ये हो जाता है इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद की बात करेंगे तो यहाँ पे विसर्ग बिंदी आ जाती है, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रिक्शा बताना है किस प्रकार का शब्द है? रिक्शा जो है जापानी शब्द है, चीनी शब्द है, या फिर अरबी शब्द है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखें तो रिक्शा की जो बात कर रहे हैं तो रिक्शा एक जापानी शब्द है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो कौन सा है? तो इनमें से कौन सा एक अशुद्ध है ये बताना, अशुद्ध वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 60। तो अहल्या सही लिखा हो, प्रवर्ज्या भी सही लिखा, आर्द्र भी सही लिखा, द्वारका गलत लिखा हो। द्वारका को शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं? द्वारका का शुद्ध रूप है द्वारका, इस तरीके से लिखा जाता है द्वारका।
द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, संयुक्त वाक्य, वो दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? सरल वाक्य बनाना है संयुक्त वाक्य से। ये तुम्हारा जो है संयुक्त वाक्य दिया गया है, इसको हमें बताना है सरल वाक्य में। तो वो दंड से बचना चाहता था इसीलिए भाग गया। सरल वाक्य में क्या कहेंगे इसको? दंड से बचने के लिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वो भाग गया, ये इसका सरल वाक्य हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह तो सभी को पता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है चिन्ह, मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये जो है चिन्ह क्या है? अर्ध विराम का चिन्ह है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कहावत इसमें से कौन सी सही है? तो एक कहावत जो दिया गया है इसमें से, तो ऊंची दुकान फीका पकवान, यहाँ पे कहावत इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बताना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है। तो आय पुल्लिंग होता है क्या? तो आय स्त्रीलिंग शब्द होता है। नहर स्त्रीलिंग होती है, लहर भी होती है स्त्रीलिंग। व्यय शब्द होता है पुल्लिंग, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? विहंग पक्षी का ही पर्यायवाची होता है, खग भी होता है, शकुंत भी होता है। गाछ जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता। गाछ का पर्यायवाची क्या है? ये पेड़ का पर्यायवाची। गाछ किसका पर्यायवाची? पेड़। ठीक है, वृक्ष, पेड़, वृक्ष, पादप, पादप, तरु, विटप, ये सभी पेड़ का पर्यायवाची है, और जो कि गाछ भी उसमें आता है। बाकी पक्षी में विहंग पक्षी, खग, विहंग परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, शकुन, अंडज, खेचर भी पक्षी का ही पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को स्टोर करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो इसके लिए लगाया जाता है यहाँ पे ट्रांजिस्टर। इनको स्टोर करना है तो इसके लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। चलिए, पर्सनल कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग पर्सनल कंप्यूटर का नहीं है? इनमें से पर्सनल कंप्यूटर के भाग में देखें, सीपीयू बिल्कुल मेन पार्ट्स होता है, रैम भी होना चाहिए, रोम भी होना चाहिए। यूएसबी जो इसका मेन पार्ट्स नहीं होता, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? इसमें से कौन सा केस आधारित लर्निंग का उदाहरण है, ये बताना है। तो वो उसका नाम क्या है? वो है के नियरेस्ट नेबर। जो है ये केस आधारित शिक्षा यानी कि सीबीएल जिसको कहते हैं, एक स्थापित दृष्टिकोण है जिसका उपयोग उन विषयों में किया जाता है जहां छात्र अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों पर लागू करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? लेजी लर्निंग एल्गोरिदम की बात करेंगे तो वही के नियरेस्ट नेबर हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है। इसको लेजी लर्निंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है क्योंकि जब हम इस एल्गोरिदम का प्रशिक्षण डेटा की आपूर्ति करते हैं तो एल्गोरिदम खुद को बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 17, डेडिकेटेड कंप्यूटर, एक समर्पित कंप्यूटर किस प्रकार होता है? तो वो होता है कि सौंपा गया है और केवल एक ही कार्य करता है, उसको कहा जाता है डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडी कंप्यूटर वो होता है जिसे एक और केवल एक कार्य सौंपा जाता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? वेटवेयर की बात करें कंप्यूटर के संदर्भ में, तो वेट को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। ये एक जैविक कंप्यूटर होता है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से करते हैं। इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूमन ब्रेन कह सकते हैं। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। VRML फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? VRML जो होता है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का फुल फॉर्म, इसका जो एक्सटेंशन बनता है वो WRL बनता है, .WRL, जो कि इस फाइल का एक्सटेंशन है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। EMB चिप कार्ड में ई का क्या अर्थ है? EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ, तो ई का अर्थ की बात करें तो इसका पूरा नाम है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। अब यहाँ पे ई का अर्थ हो जाएगा यूरोपे, जो कि दिया गया है सी ऑप्शन में, यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये डेबिट कार्ड में सुरक्षा के लिए अलग से चिप होती है, उस चिप में आपके बैंक की जानकारी होती है, तो वही है यूरोपे। चलिए, MS वर्ड 2019 में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है? तो इसके लिए फुट नोट के लिए Ctrl+Alt+F का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, Alt+Shift+F12 से क्या होता है? तो
कंटेंट के सक्रिय होने पर कंटेंट टेबल कंटेनर में कंटेंट टेबल बटन का चयन करता है। Alt प्लस शिफ्ट प्लस एफ की बात करेंगे तो ये हम मर्ज फील्ड इंसर्ट करते हैं, उसको हम Alt प्लस शिफ्ट प्लस एफ क्लिक करेंगे। शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल एक्स की बात करेंगे, सभी को पता है किसके लिए करते हैं, तो ये किया जाता है जो कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल आई से हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तिरछा अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, चलिए वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। गटर शब्द देखिए, पेज पर 4 मार्जिन होता है, एक होता है टॉप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये 4 मार्जिन होता है। वर्ड के डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऊपर और नीचे 1 इंच होती है, जबकि बाएं और दाएं होती हैं 1.25 इंच। अब आप पूरे डॉक्यूमेंट की या डॉक्यूमेंट के अलग अलग भाग की मार्जिन बदल सकते हैं। मार्जिन से संबंधित एक स्पेस जो बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है उसको गटर कहा जाता है। ये 2 तरफ से टॉप पर या लेफ्ट में होती है। तो सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ जो स्थान है उसको गटर कहते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे, अब जैसे ये पोर्शन जो हमारा बचा हुआ इसको गटर कहा जाएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम किस पर प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे ये प्रदर्शित करता है टाइटल बार में। आंसर ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ इसमें से नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना। ये ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है। बाकी बिलों का ऑनलाइन भुगतान करना इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करते हैं। धन का सक्रिय जो है हस्तांतरण तो भी ट्रांसफ़र भी करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, और खाता अकाउंट के विवरण भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर, यहाँ पे ए पार्ट इसका हो जाएगा आंसर। चलिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 में के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको 70 के दशक में ये विकसित किया गया था बेल लैब्स के माध्यम से के द्वारा। आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया यहाँ पे कि एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको कहा जाता है OCR। OCR का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था, तो याद रखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है जो कि एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल प्रिंट टेक्स्ट को पढ़ने के लिए करा जाता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है। तो दोआब क्षेत्र जब भी पूछेगा तो गंगा और यमुना नदी लगाइएगा, इनके बीच जो क्षेत्र है उसको दोआब कहा जाता है। ठीक है, ये गंगा यमुना दोआब जो होता है जलोढ़ मृदा से निर्मित होता है, अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र होता है, कृषि काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? 829। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखें ब्रह्म कमल है क्या। तो ये ब्रह्म कमल जो दिया गया ये आपका पहले था 2000 के पहले। अब ये उत्तराखंड का जो है क्या है, राजकीय पुष्प। कलिहारी नहीं है, रोडोडेंड्रॉन ये भी नहीं, कमल भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं राजकीय पुष्प फिर है क्या, तो उसका नाम है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम है पलाश या फिर टेसू। ये नाम याद रखिएगा जो राजकीय पुष्प होते हैं। ठीक है, 4 जून 2011 से इसको अपनाया गया। इसके बाद अब पशु की बात करते हैं, राजकीय पशु तो क्या नाम है? बारहसिंघा। बारहसिंघा जो है वो क्या है? राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की जब बात करेगा तो सारस अथवा क्रॉन्च, सो क्रॉन्च भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा राजकीय पक्षी। राजकीय वृक्ष की बात करेगा तो अशोक का पेड़। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़ है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश टेसू है। राजकीय खेल पूछ लिया जाएगा वो यूपी का तो क्या है? हॉकी। ठीक है, हॉकी हो जाएगा राजकीय खेल। और राजकीय चिन्ह क्या है? तो एक वृत्त में 2 मछली और उसमें एक तीर धनुष।
ये चिन्ह कब लिया गया? 1938 में लिया गया था, या 1938 में स्वीकृत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? तो अयोध्या शहर से होने वाली नदी का नाम क्या है? सरयू नदी। यहाँ पे आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र सिंह टिकैत ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विरोध का नेतृत्व किया था? अप्रैल 1987 में तो कौन सा मुद्दा रहा था? तो वो था बिजली दर में वृद्धि किया गया था, इसके लिए जो है आंदोलन हुआ था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका डी पार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो इसके लिए कोषवाणी तैयार किया गया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से बताना, उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? सांख्यिकी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया यहाँ पे, भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय जो है ये कहाँ पड़ता है? बीएचयू में पड़ता है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो जाएगा, जो कि बनारस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुआ था। किसकी? ये भारत कला भवन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश कौन से जिले में पड़ता है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। एक और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में स्टेडियम है जो कि लखनऊ में है, कौन सा है? इकाना। और एक बनारस में बनाया जा रहा है, ठीक है। बनारस में क्या किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन गया है। और इसके अलावा गोरखपुर में प्रस्तावित है बनाने के लिए। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, किस वर्ष किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो इसमें से एक ये दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक। इनमें से कोई नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दुधवा टाइगर रिजर्व का स्थित है। अगर हम बात करेंगे 1972 की, तो वहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो 1972 इसका राइट आंसर है। दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे दिया गया, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH44 के जंक्शन पर जाकर समाप्त हो जाता है? तो वो है NH509। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, NH509। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत कब किया गया? ये बताना कौन सा अधिनियम था और कब किया गया था, ठीक है। तो ये UPRVUNL की बात करेंगे, सर गठन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुआ, ठीक है। और कब हुआ? तो 25 अगस्त 1980 को किया गया था। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में कौन सा सही है? राकर मिट्टी की बात करेंगे तो राकर मिट्टी की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्रों में, पहाड़ी और पठारी इलाकों, ढालू क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पे तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसे पड़वा मिट्टी के नाम से जाना था, गलत है। 30% एल्युमिनियम है, ये भी गलत है, क्योंकि यह मिट्टी क्या होती है, गहरी राकर और पतली राकर में बटी होती है। इस मिट्टी में तिल, चना, खनफ जैसे फसलें उगाई जाती हैं। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नग कटैया के लिए प्रसिद्ध है? नग कटैया की बात करेंगे तो यह है वाराणसी। ये कहाँ पर होता है मेला? वाराणसी में इसके मेला लगता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो अवध किसान के अंतिम चरण, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से नहीं था? बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कानपुर गठन जो हुआ था अवध के शासन के अंतिम चरण में कई गांवों को मिलाकर किया गया था। उसमें सीमा मऊ था, उसमें कुरुस्वाम था, ठीक है, उसमें पटकापुरा था, उसमें जूही गांव शामिल था, लेकिन उसमें बिठूर पहले नहीं शामिल था। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बिठूर इसमें शामिल नहीं था। इस शहर की स्थापना संचेती राज्य के राजा हिंदू सिंह ने किया था। कानपुर का मूल नाम क्या था जब किया गया था स्थापना? तो कान्हापुर था या कानपुर
ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के किस पहलू को विनियमित कर सकता है? बेसिकली 243 में जे में क्या कहा गया है, तो पंचायती खातों का रखरखाव लेखा परीक्षा उसमें बताया गया है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ललितपुर जिला किसका है, हिस्सा है, कौन से मंडल में आता है ललितपुर जिला, ये बताना। ललितपुर जिला सबसे नीचे मध्य प्रदेश में इस तरीके से कुछ, उसका पूरा तीनों भाग क्या है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है, नीचे लटकता हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें तो झांसी डिवीजन आता है, झांसी मंडल में। आंसर सी ऑप्शन, ललितपुर से झांसी, इधर इधर जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा जिला है, तो झांसी जिला है। ठीक है, तो ललितपुर जो आता है वो झांसी जिले, झांसी मंडल के अंतर्गत आता है, जो कि आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता, ये बताना कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र है उसमें क्या है, कृषि उत्पादकता अधिक होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित किया गया है? तो सहारिया जनजात ललितपुर में पाई जाती है, चेरो जनजात वाराणसी में पाई जाती है, सोनभद्र के बैगा जनजात सोनभद्र में पाई जाती है, खरवार जनजात गोरखपुर में निवास करते हैं, जो कि गलत है। खरवार या खैरवार जनजात ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है, ना कि गोरखपुर में। तो यही गलत है, बाकी सारे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री की बात करेंगे तो ये वाराणसी हो जाएगा, यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1956 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, ये 2020 में इसका नाम बदलकर अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो गया, BLW हो गया है, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।